हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। जिसने जो है मतलब एग्ज़ाम में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली होगी, ये देखिए लिखा होगा प्रथम भाषा हिंदी, उसका ये सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बसंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए नहीं पूछा है। तो ऋतुराज, मधुसास और कुसुमाकर ये तीनों जो है बसंत के पर्यायवाची होते हैं। जो रत्नाकर होता है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब रत्नाकर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में सहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? तो देखिए भाषा शिक्षण में सहचर्य विधि का उपयोग जो होता है वो जो है आपका मॉन्टेसरी जो प्रणाली होती है, मॉन्टेसरी प्रणाली में जो है ये सहचर्य विधि का प्रयोग आता है। तो मॉन्टेसरी प्रणाली आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन तो आप लोग जानते होंगे, जो या, रा, ला और वा ये जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो ला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जो कविता शिक्षण कराया जाता है वो किस लिए कराया जाता है? भाषा संबंधी ज्ञान को विकसित करने के लिए नहीं, क्योंकि कविता जो है पठन मतलब गद्य पद्य के रूप में यूज़ की जाती है, और हम लोग भाषा में पद्य तो यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग गद्य यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये तो होगा नहीं। सौंदर्यभूत और कल्पना शक्ति में वृद्धि करना। देखिए कवि को कल्पना का सागर कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो कल्पना शक्ति तो वृद्धि होगी हुई, और सौंदर्यभूत मतलब जो है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छे से व्याख्या करने को कविता कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखिए ये बहुत समझने वाली चीज़ है। अपादान कारक आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कि अगर अलग होने का कोई अर्थ आता है तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे किसी चीज़ से, जैसे यहाँ देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए इसमें अपादान कारक होगा, और हमको नहीं ढूंढना है। और एक और देखते देखते हैं। लड़का शेर से डरता है, इसमें भी देखिए से आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों तो अपादान कारक होंगे। अब बचा आपका बी और सी। इन दोनों में देखिए अपादान कारक नहीं है, इन दोनों में ही अपादान कारक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डाउट वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इसको हो सकता है यूटेट वाले निरस्त कर दें या फिर इसमें फुल मार्क्स मिले। इसमें ये क्वेश्चन में भी अपादान कारक नहीं है और इस क्वेश्चन में भी नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होगा, राम स्वभाव से सरल है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। जैसे वह तुमसे अधिक योग्य है, तो वह और तुम दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और दोनों अलग अलग व्यक्ति दोनों से अलग हैं। तो इसमें तो अलग होने का थोड़ा बहुत सा भाव आ रहा है। लेकिन राम स्वभाव से सरल है, इसमें स्वभाव राम ही है और स्वभाव भी राम का ही है, मतलब इसमें अलग होने का कोई भाव नहीं आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है। अब देखिए अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण उच्चारण दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, अभ्यास का प्रभाव, ये तीनों कारण अक्षर दोषियों का है। तो इसलिए उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कहानी के रचयिता है? तो पुरस्कार कहानी के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? अब देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अब देखिए मिश्र वाक्य के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन जो एक जो है मतलब वाक्य होता है, वो दूसरे जो प्रथम पहले वाक्य लिखा होता है और जो दूसरे वाक्य होता है उस पर वो आश्रित होता है। और आश्रित होने में बीच में जो है जैसे जहाँ, यहाँ, वहाँ, ये सारे वर्ड आते हैं। तो अगर इसमें से मेरे हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है, महात्मा विनोबा भावे यश से भागते थे पर कीर्त उनके पीछे आती थी। तो कीर्त किस पे डिपेंड है? महात्मा विनोबा भावे पे, क्योंकि यहाँ पे पर लगा है। ठीक है, और कीर्त उनके पीछे आती थी, ये कंप्लीट है। इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, ये तो देखने से लग रहा नहीं होगा। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ठीक है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, ये भी आपका नहीं होगा। घर का दरवाज़ा खुला और राम निकल गया, यहाँ तो कतई नहीं होगा, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला और राम निकल गया दोनों अलग अलग सेंटेंस आ जाते हैं।
अगर आप सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ेंगे, घर का दरवाज़ा खुला, क्या तो क्या ये आपको गलत सेंटेंस लगेगा? कुछ अधूरा वाक्य लगेगा? नहीं लगेगा। राम निकल गया, क्या आपको अधूरा वाक्य लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इनको इनको तो दोनों को अलग भी लिख देंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि इनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन ये वाला जो आपका ऑप्शन ए है, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा असत्य है। अब देखिए इसमें असत्य ढूंढना है, ठीक है। तो असत्य में भाषा का विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल जो है भाषा जो है विस्तृत होती है और बोली क्या होती है? सीमित होती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कहीं भी आप गए तो वहाँ पे एक गांव में लोग रह रहे हैं, तो वो लोग अपना स्पेसिफिक एक बोली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो लोग कुछ वर्ड अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं भाषा का अधिक, जैसे आपको पता होगा कि भोजपुरी भी है, भोजपुरी को अभी तक एक बोली माना गया है, उसको अभी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा अधिक व्याकरण समृद्ध होती है, जबकि बोली में व्याकरणिक शब्द अधिक हैं, ये तो वैसे ही गलत है। भाषा मानक होती है, बोली में मानकता कम होती है, ये भी गलत है, ठीक है। और भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडारण अधिक व्यापक होता है, ये जो है आपका क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त भाषा संसर्गविद, संसर्गविद में किस तथ्य पर बल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए व्याकरण शिक्षण में जो संसर्गविद होती है, तो इसका संसर्गविद मतलब होता है कि आप कोई भी नियम बच्चों को डायरेक्ट नहीं रटवाओगे, कि ऐसा नहीं है आपने रूल लिख दिया कि हाँ बच्चों ये रूल लिख लो, और उसके बाद में आप उनको उदाहरण करवा रहे हो, एग्जाम्पल करा रहे हो, उस पर एक्सरसाइज करा रहे हो। ऐसे नहीं भाषा सिखाई जाती। भाषा सिखाने के लिए आप भाषा को बताते रहिए, मतलब उसका अध्ययन कराते रहिए, और उसके बीच में ही आप उनको नियम बताते रहिए कि देखिए उन्होंने कुछ बोला, पहले आप उनको एक भाषा मतलब सेंटेंस पढ़ के बताएंगे, फिर उस सेंटेंस के नियम बताएंगे, पहले नियम नहीं बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सी होगा, कि भाषा का अध्ययन करते हुए, मतलब भाषा का अध्ययन चालू है उनका, उसके बीच में व्याकरण के शब्दों को कंठस्थ कराने पर बल, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा। और देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये आपका देखिए पैसेज है, ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज है। इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान सभ्यता का दोष है, तो वर्तमान सभ्यता का क्या दोष है? अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट होगा, मनुष्य को उसके मूल भावों से दूर करना। कि जैसे इसमें पैसेज में बोला गया है कि वर्तमान सभ्यता जो है अपने हम लोगों के जो मूल भाव थे, मतलब जो पूर्वज लोगों हमारे यूज़ करते थे, मूल भाव जो उनके होते थे, उनसे हम लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपने मूल भावों से दूर हो जाते हैं। जैसे मनुष्यत्व का हनन करना, हनन नहीं हो रहा है, ठीक है, हनन नहीं हो रहा है, हम लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है। मनुष्यत्व का हनन नहीं हो रहा है, बस दूर जा रहे हैं। मनुष्यत्व मतलब हो गया कि जैसे जिसको बोलते हैं तुम्हारे हृदय में मनुष्यत्व की भावना मर गई है, मतलब उसका फीलिंग से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व से तात्पर्य है, चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व। अब देखिए चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व का अर्थ क्या होता है? इसमें लिखा गया है काल विशेष में ये जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट होगा, और इसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व का मतलब होता है कि अगर किसी से आप दूर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई दो दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त अलग अलग रह रहे हैं, आप अलग सिटी में रह रहे हो, वो अलग सिटी में रह रहे हैं, आप लोगों की मुलाकात भी साल 2 साल बाद होती है, बात भी फ़ोन पे बहुत कम होती है, लेकिन आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब दोस्ती बहुत गहरी है। आप लोग फ़ोन पे बात कर लो, जब मिलते हो मतलब बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो, मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है। मतलब दूरियों का प्रभाव आपके संबंधों पे नहीं पड़ता है, जिसको लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, तो वो वाला समझ लो है। तो किसी काल विषय में मानव मन में व्याप्त मनुष्यता, ये आपका जो वो सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वो आपका सही होगा। समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदिम मनोभावना, मतलब समस्त भेदभाव आपको मिटा देगी, वैसी मनोभावना होती है कि भेदभाव बीच में नहीं रखना है, ठीक है। कहते नहीं है कि यार तुम नहीं कॉल कर रहे हो तो हम क्यों कॉल करें, तुम नहीं पूछ रहे हो तो हम क्यों पूछें,
ये सारी जो भेदभाव जो है वो उनको मिटा देना, उसको कहते हैं चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है। इसमें है जिसकी मनुष्य काल विशेष से बंधी हुई हो, जिसकी मनुष्यता काल विशेष से बंधी हो, जो अधिकार भोगने की भावना से भरा हो, जो देश से बंधी हुई मनुष्यत्व का अनुभव करता हो। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सहचर्यगत प्रेम है। तो सहचर्यगत प्रेम क्या है? इसमें देश प्रेम का एक रूप, संग साध से विकसित हुआ प्रेम, संदिग्ध अभ्यास से पैदा हुआ प्रेम। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार किस देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय है? देखिए, स्वतंत्र सत्ता जो है से क्या अभिप्राय है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सांचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ। तो सांचे में ढला होना मुहावरे का अर्थ होगा किसी की इच्छा के अनुरूप आचरण करना। मैं आपका जल्दी जल्दी कराया दे रहा हूँ जिसमें आपका टाइम ना खराब हो। जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण उपमा सूचक शब्द हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? अब देखिए, विशेषण, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, ये आपने पढ़ा होगा कर्मधारय समास में कि जहाँ विशेषण और विशेष आते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास तो होता ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा, कर्मधारय समास। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 17 सर्ग हैं, तो 17 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है? मतलब जब मौखिक भाषा किसी को आप बता रहे हो या उसकी शिक्षा दे रहे हो तो कौन सा तत्व इसमें से ज़रूरी नहीं? संपर्क होना चाहिए। संपर्क मतलब कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। अगर बच्चे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सिखाएगी कैसी? अनुकरण भी होता है। अनुकरण का मतलब होता है कि जैसे आपने कुछ बोला, जैसे बच्चे से कहते हैं ना, बेटा बोलो पापा, तो वो उन्हीं के द्वारा जो साउंड आती है उसी को रिपीट करता है। उसको क्या मतलब पापा मान ले क्या होता है, लेकिन जैसा साउंड आता है वैसा ही वो रिपीट करता है, तो अनुकरण हो गया। अक्षर ज्ञान और देखते हैं अभ्यास। अब देखिए, किसी चीज़ को बार बार नहीं बुलवाते हैं। जैसे कहते हैं, अरे किसी बच्चे ने जैसे मान लो कुछ बोला, कहते हैं अच्छा बेटा फिर से बोल के दिखाओ, कहते फिर से बोल के दिखाओ, फिर से बोल, मतलब बच्चे को और कुछ कहते हैं फिर से बोल के दिखाओ, टॉफ़ी देंगे। तो बच्चा क्या करता है? एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता है, मतलब वो अभ्यास करता है। अक्षर ज्ञान, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अक्षर ज्ञान नहीं देना है। अक्षर ज्ञान हम लोगों को जब हायर क्लास में पहुंचेंगे तब देखो, आपने व्याकरण का पढ़ा होगा ना कि कौन से विसर्ग, कौन से उपसर्ग हैं, कौन से उपसर्ग बता रहे हैं कि कौन से कंठ वर्ण हैं, कौन से ये हैं, कौन से वो हैं, कितने वर्ण, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। ये सब अक्षर ज्ञान हम लोगों को बाद में दिया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा में अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसे देश सेवा करनी चाहिए, वाक्य में देश सेवा है, ठीक है। वाक्य में जो देश सेवा है, देखिए देश सेवना एक फीलिंग है, ठीक है, ये आपकी एक फीलिंग है, ना कि और कुछ है, ये आपकी सिर्फ फीलिंग है। देश सेवा, देश सेवा तो भाववाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग है क्योंकि करनी है ना। अगर देखो देश सेवा करना चाहिए, ठीक है, जिनके मतलब संदर्भ में ही, भाव में ही आपको लगेगा स्त्रीलिंग है, तो वो स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है, ठीक है। क्योंकि देश सेवा जो है क्या करना है? करनी चाहिए, करना चाहिए, किसके लिए है? देश सेवा के लिए है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पावक संधि का पावक शब्द में कौन सा संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। इसमें ये जैसे बनता है नहीं, पौ प्लस आव। वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका होगा वाक प्लस मय। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा में वह कौन सा सर्वनाम है? इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग आपको निश्चयवाचक बता रहे होंगे, लेकिन निश्चयवाचक नहीं है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ये आपका 100% सही है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, कौन सा वर्णिक छंद है? देखिए, रोला, उल्लाला और हरिगीतिका, गीतिका, ये सारे आपके वर्णिक छंद होते हैं। जो मालिनी है, मालिनी आपका वर्णिक छंद नहीं होता, इसलिए जो इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मालिनी। अब हम लोग देखते हैं, नया हमारा फिर से पैसेज है। नए पैसेज में देखिए 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तूल शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे जो तूल शब्द का अर्थ है वो रुई है, ठीक है, तो तूल शब्द का अर्थ यहाँ पे रुई हो जाएगा।
मन मनुष्य होने के अहंकार में क्या भूल गया है। तो इसको अगर पैसेज पढ़ेंगे तो ईश्वर के महत्व को नहीं, अस्तित्व को नहीं, संसार के सत्य को नहीं, ईश्वर के मनुष्य की महत्ता को नहीं, स्त्री के अस्तित्व को, मतलब स्त्री को बहुत हेय दृष्टि से देख रहा है, हेय मान रहा है, इसलिए जो है स्त्री के अस्तित्व को वो भूल गया है कि स्त्री क्या है। कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसमें होगा आत्मविश्वास से भरी हुई, क्योंकि श्रद्धा खुद बोल रही है कि तुमने मतलब हमको इतना छोटा समझ लिया है क्या, कि मतलब तुम हमारी मतलब ऐसा यूज करते हो। वो आत्मविश्वास से भरी हुई है कि जैसा तुम सोच रहे हो हम वैसे नहीं हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस महाकाव्य से लगी गई हैं, तो ये कामायनी से ली गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं है। दुर्गुण मतलब होता है जो है बैड हैबिट, ये हो गया बैड हैबिट। कौन सी विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो सांसारिक सुख को सर्वस्व मानना बिल्कुल है, स्त्री को हे समझना समझ ही रहा है, वासना तृप्ति को ही सर्व मानना ये भी समझ रहा है, अति आत्मविश्वास से भरा होना, आत्मविश्वास से इसमें मनु नहीं भरा है कि श्रद्धा भरी हुई है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।